ज़ुबैर जी। ज़ुबैर साहब, मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती हूँ, उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आप बहुत कमाल इंसान हैं, बहुत बड़ा फन है आपके पास लोगों को कायल करने का। ये तुमको लगता है? लगता नहीं है, ये मैं देख चुकी हूँ, पिछले देख ही रही हूँ, और ये बात मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। एनीवेज, ज़ारा ने मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, जिसकी कीमत उसने सिर्फ ये रखी है कि मैं आपसे आज माफ़ी मांगूं। तो आपके पाँव पकड़ने के लिए भी तैयार हूँ। जाहिर है उसके एहसान बहुत बड़े हैं, मैं खुद बहुत छोटी हो गई हूँ उसके एहसानों के सामने, इसीलिए मैं आपसे माफ़ी मांग रही हूँ, उसी बात के लिए जिसकी तस्कीन के लिए आपने ये शर्त रखी है। वैसे ये रूप तुम्हारा पहली बार देखना हुआ है? इससे पहले मेरी बहन ने मुझे जताया भी नहीं ना कि उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। वह एहसान बहुत बड़ा है, तो जाहिर है आप माफ कर दें मुझे, बख्श दें मुझे, और माफ कर दें मेरी सारी गलतियां। माफ किया। यार, आज जिंदगी में पहली बार तुमने मुझे एहसास दिलाया कि तुम्हारी जिंदगी मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई नहीं है। ये एहसास आपको आज हुआ है, जबकि हकीकत तो ये है कि मैं शुरू से ही आपसे बहुत प्यार करती हूँ। शुरू से? मेरा मतलब है जब से आपसे प्यार हुआ है। थैंक यू। सौलिया की माफ़ी मांगने का? नहीं, उसे ये एहसास दिलाने के लिए कि तुम भी मुझसे प्यार करती है और मैं भी तुम्हारी ज़िंदगी में वैल्यू रखता हूँ। देखो, मुझे उसका माफ़ी मांगना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसे भी तो पता चले। सच में ज़ुबैर, मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था ये, क्योंकि एक तरफ मेरी बहन थी और एक तरफ मेरा शौहर, लेकिन मैंने आपके लिए ये सब कुछ किया है क्योंकि मैं आपकी बात टाल नहीं सकती थी। मुझे एहसास है, मैं समझ सकता हूँ। अब तो आपको मुझ पर यकीन हो गया ना? हेलो। फुरकान, अब तक सो रहे हो? नहीं, बस उठ गया हूँ। क्या हुआ, बोलो। डैड आज घर पे हैं, मैंने उन्हें बताया था तुम्हारा, तो वो कह रहे हैं कि बुला लो, तो बस फिर तुम रेडी हो के फौरन पहुंचो। अच्छा, अभी अभी क्या टाइम हो रहा है? तुम छोड़ो ना टाइम को, जो भी हो रहा है, बस रेडी हो और आ जाओ। अच्छा चलो, मैं आ रहा हूँ बस थोड़ी देर में। एक बात कहूँ? हाँ हाँ, बोलो। आई लव यू। आई लव यू टू। यार आपी, जरा जल्दी से इस पे प्रेस कर दें और एक कप चाय बना दें। तो चाय पियोगे, नाश्ता नहीं कर रहे तुम?
हाँ, वो मैं मानूर के घर पे नाश्ता कर लूँगा, उसकी कॉल आ गई है, वो इंतज़ार कर रहे हैं और उसके डैडी भी इंतज़ार कर रहे हैं मेरा। वाह भाई, ये तो अच्छी बात है। लेकिन खैर तुम तो शाम में जाने वाले थे। हाँ ना, उसकी अभी कॉल आई है, वो कह रही है कि डैडी घर पे ही हैं, आज अभी आ जाओ। चलो ठीक है, चले जाओ, तुम्हारा कौन सा कोई काम है। लेकिन देखो तुम जा रहे हो ना, तो कुछ सुन बुन ले लेना, क्या उनके प्लान्स है, शादी कैसे कर रहे हैं, सादगी से कर रहे हैं या? हाँ, सब पूछ लूँगा, इस पे स्त्री कर दो प्लीज़। कर रही हूँ। और जल्दी से करो, मैं नहा के आ रहा हूँ। मानूर बेटा, एक बात बताओ, तुम्हारे ख्याल में हम फुरकान पर कितना ट्रस्ट कर सकते हैं? डैड, किस हवाले से आप पूछ रहे हैं? आप किसी भी हवाले से। डैड, इस सवाल का जवाब तो मैं नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे लिहाज से तो वो बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारने का फैसला किया है। आई थिंक आप बेहतर जज कर सकते हैं। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन बेटा मुझे लगता है कि तुम उसे हमसे तो बेहतर जानती होगी। डैड, मुझे तो वो काबिल भरोसा लगता है, इसलिए तो पूरी जिंदगी साथ गुजारने का फैसला किया है। डैड, नो डाउट मॉम की ये बात बिल्कुल सच है कि वो एक वेल ऑफ नहीं है, एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन वो एक इंसान तो बहुत अच्छा है। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना उसे अपने बिजनेस में सेटल करने की कोशिश करूँ। हाँ डैड, वो पढ़ा लिखा है तो कर लेगा। लेकिन बेटा, सिर्फ पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुखलिस और ईमानदार भी होना चाहिए। वो तो है डैड, नो डाउट। देखो बेटा, हमारे पास जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा है। हर तरह से तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर करना चाहता हूँ। डैड, आप लोग हैं ना, तो ऑब्वियसली सी बात है कि मेरा फ्यूचर तो सिक्योर है। हम नहीं रहेंगे, इसीलिए तो डर रहे हैं। फिर सारे फैसले तुमने खुद ही तो करने हैं, और ऐसे में जरूरी है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ मुखलिस हो। तुम्हारी माँ की सोच अच्छी है, वो चाहती है कि सब कुछ मानूर के नाम कर दो, ताकि फुरकान किसी चीज को अपनी मिल्कियत ना समझे। उसे ये एहसास रहे कि ये सब कुछ तुम्हारा है, और अगर उसे कुछ चाहिए तो तुम्हारे साथ अच्छे से रहना होगा। पता नहीं डैड, मुझे ये मॉम की लॉजिक ना कुछ समझ में नहीं आती। चलो देखते हैं। असल में तो सबसे बढ़कर तुम्हारी खुशी है बेटा। लेकिन मेरे लिए आप दोनों की खुशी सबसे इम्पोर्टेंट है। जीती रहो बेटा, मैं और तुम्हारी माँ तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। हमेशा खुश रहा करो। तो कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? ठीक हूँ, बल्कि बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारे दूर होने से उदास हो गई थी बस। और मैं आ गया तुम्हारे पास ही। इनफैक्ट तुमने कहा था मुझे जाने का, वरना तो मेरा कोई मूड नहीं था उनके मुंह लगने का। लेकिन मैंने रात रुकने का भी नहीं कहा था। बिल्कि साहब बहुत बहस हुई, उनको कायल करने में काफ़ी वक्त लगा। उसके बाद सीरियसली मेरी हिम्मत बिल्कुल जवाब दे गई थी। मेरे सर में दर्द हुआ तो शुएब के कमरे में जाके सो गया। अच्छा, फिर बात बनी? हाँ, मैंने ज़ारा को समझाया, और फिर उसने भी खरी खरी सुनाई सोनिया को, यही कि जो तुम कर रही हो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ज़ारा को तलाक तो होगी, लेकिन तुम दोनों बच्चा खो दोगी हमेशा के लिए। हाँ, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। पहले तो सोनिया बहुत किस्से कहानियाँ सुनाती रही कि आप लोगों ने अच्छा नहीं किया, बिल्किस अच्छी खातून नहीं है, ये सब बिल्किस की प्लानिंग थी, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। बिल्किस से पैसों की ऑफ़र की और उसने बच्चा ले लिया, और आप कैसे बाप हैं कि आपने बच्चा दे दिया। फिर तुमने क्या कहा? कुछ नहीं कहा मैंने कहा जो हो गया जैसे भी हो उसकी वजह छोड़ें, बस अब बच्चे के बारे में सोचें। मैंने उससे कहा कि आगे क्या करना है तो उसका एक ख्याल है कि इंतज़ार करें, वरना बच्चे से हाथ धो बैठेंगे आप लोग। सही कहा तुमने, बिल्कुल। ज़ारा को तो बात समझ में आ गई थी, लेकिन सोनिया की धमकियाँ तो फिर भी ख़त्म नहीं हो रही थी। मैंने भी ज़ारा से साफ साफ कह दिया, उसके साथ रहना या मेरे साथ। अगर उसके साथ रहना है तो मैं तुम्हें अभी छोड़ दूँगा, और अगर मेरे साथ रहना चाहती हो तो इसको अभी घर से निकालो। फिर उसने सोनिया से कहा, और वो फिर आके माफ़ी मांगने लगी मुझसे। मैंने कहा एक शर्त पे माफ़ करूँगा, आपको ऐसा ड्रामा नहीं होना चाहिए। कह रही थी ठीक है, हमारी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं होगी जब तक नम्रा बच्चा वापस ना कर दे।
और आजकल क्या हो रहा है बेटा? आपको तो पता ही है, बस 1-2 प्रोजेक्ट्स हैं जो जुबैर भाई के साथ चल रहे हैं। कुछ और 1-2 पॉइंट्स भी हैं जहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं हम। कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है बेटा? जी वो अभी तो ये जुबैर भाई के मशवरे से ही होगा। एक्चुअली जुबैर भाई देखते हैं सारी चीज़ें, जो हमें प्रॉफिट होता है ना, हम उसमें से इन्वेस्टमेंट करते हैं। और काफ़ी टाइम हो गया, मैंने तो अकाउंट्स की तरफ देखा तक नहीं है। असल में मैं इसलिए पूछ रहा था बेटा कि मैं कुछ सोच रहा हूँ तुम्हारे लिए। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये चाह रहा था कि जो तुमने इन्वेस्टमेंट जुबैर के साथ की हुई है, वो उससे लेकर बाकी जो हम तुम्हारे साथ कर सकते हैं, उससे एक नया बिजनेस शुरू कर देते हैं, जिसे तुम और मानूर मिलकर देखते रहना। आइडिया तो अंकल बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं जुबैर भाई बुरा ना मान जाए। उनके साथ इतने अरसे से काम कर रहा हूँ ना मैं। नहीं बेटा, वो ऐसा क्यों सोचेंगे? भाई उनका बिजनेस तो सेट है, उनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? उनके साथ इतने अरसे से काम कर रहा हूँ ना मैं, तो कहेंगे शादी की बात क्या तय हुई, तुमने तो एकदम सब बदल दिया। फिर भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं खुद बात कर लेता हूँ उससे। मेरी भी तो अच्छी बातचीत है उससे। नहीं, मैं बात करता हूँ जुबैर भाई से, उम्मीद है वो मान जाएंगे। और वो वाली जो इन्वेस्टमेंट है उसको रहने देते हैं। हाँ हाँ, असल में मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा फोकस इसी काम पर रहे। जी, जैसा बेहतर। मजीद तुम मानूर से भी मशवरा कर सकते हो, मैंने उसे ये सब कुछ नहीं बताया। जी अंकल, मैं बात कर लूँगा मानूर से भी। और बेटा चक्कर लगाते रहा करो, ये घर है तुम्हारा, अब हम एक फैमिली हैं। जी अंकल, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से मिलकर, एक अपनाइयत वाली फीलिंग आती है। इंशाल्लाह मैं आता रहूँगा। इजाज़त अंकल। ओके बेटा। बाप तो बेचारा बहुत अच्छा आदमी लग रहा है मुझे, अभी से सब कुछ हमारे हवाले करने के लिए बेचैन है। लेकिन ये माँ बेटी जो है ना, ये बहुत चालाक लग रही है, ये नहीं चाहती कि हमारे हाथ कुछ भी लगे। हाँ तो तुम उनको कायल करने की कोशिश करते ना भाई, उनसे कहते कि हमारा बिजनेस सेट हो जाए तो ये फ्लैट जो उनको पसंद नहीं है, तो उस बिजनेस से हम बड़ा घर ले सकते हैं। हाँ, ये बात करके मैंने देखी थी, लेकिन उस तरफ से कोई ख़ास रिस्पॉन्स मिला नहीं मुझे। फिर मैंने भी ज़्यादा बात नहीं की, फिर ऐसा ना हो वो सोचने लग जाए कि इसका मोटिव ही यही है। हाँ वैसे फुरकान, आपस की बात है कि बहुत ही कोई चालाक किस्म की औरत है, किसी भी सूरत हमें फ़ायदा देने के लिए तैयार ही नहीं है, या फिर हमें आजमा रही है। देखो आप ही, वक्त से पहले तो सभी एक दूसरे को आजमाते हैं। अब जाहिर है कोई एक दूसरे को जानता थोड़ी है, जब आजमाते हैं तभी तो यकीन आता है, उसके बाद खुद ही सब हवाले कर देते हैं और फिर होता है नुकसान। असल में जो धोखा होता है ना, वो यकीन के बाद ही दिया जाता है। यकीन से पहले तो सब बड़े मोहतात होकर चल रहे होते हैं। हाँ ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो। वैसे आज की मुलाकात से मुझे अंदाज़ा हो गया कि फ़ायदा ज़रूर देंगे हमें वो। अभी से सोच कर बैठे हैं कि हमारे लिए ज़रूर कुछ ना कुछ बड़ा ही करेंगी। असल में तो वो अपनी बेटी के लिए ही करना चाह रहे हैं, लेकिन हमें क्या, हमें तो फ़ायदा चाहिए, चाहे उसी से ही हो। वैसे आंटी नजर नहीं आई, वो पता नहीं कहाँ थी। अरे घर पे ही होगी, बस तुमसे मिलना नहीं चाह रही होगी। नहीं, वो घर पर नहीं थी, मुझे मानूर ने खुद बताया था कि मामा घर पर नहीं है। चलो अच्छा ही हुआ घर पे नहीं थी, वरना फजूल बकवास ही करती वो तुम्हारे साथ। हाँ शायद, लेकिन भाई अंकल तो बहुत अच्छे। वो तो अच्छे ही है, मैंने तो तुम्हें पहले दिन से ही ये कहा था। अगर ना हुई ना तो माँ की तरफ से ही होगी। बाप बहुत अच्छा इंसान है, बेटी से बहुत प्यार करता है। हाँ, और ऐसा ही हुआ है। वैसे फुरकान, मेरा नहीं पूछा किसी ने? नहीं, वो आंटी थी नहीं घर पे, और किसने पूछना था, अंकल तो पूछने से रहे। भाई तुम्हारी होने वाली बीवी तो पूछ सकती थी ना, आखिर को नंद हूं मैं उसकी। और मुझे तो लगता है फुरकान कि उसे रिश्तों में कोई खास दिलचस्पी नहीं है, और ख़ास तौर पे मुझ में तो उसको बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। लेकिन खैर मुझे क्या, मुझे भी कोई परवाह नहीं है। अरे हो जाएगी, क्यों परेशान होती हो, जब साथ रहेगी तो रिश्तों की कदर करना भी सीख जाएगी। देखो मुझे कोई परवाह नहीं है, और ना ही कोई शौक है कदर करवाने का। हाँ, तुम्हें वैसे भी किसी की ज़रूरत होती नहीं है। देखो भाई, वो मेरी वजह से तो तुम्हें पसंद नहीं कर रही ना, और कोई ज़रूरी तो नहीं ना कि वो मुझे भी पसंद करे। पता नहीं भाई तुम्हारी अभी तक उससे क्यों नहीं दोस्ती हुई, वरना नंद और भाभी की तो बहुत जल्दी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। हाँ हो सकता है कि भाई अब क्लास का फ़र्क हो, लेकिन मुझे क्लास से क्या लेना देना, हमें तो बस अपना फ़ायदा देखना है बस। हाँ, और बताओ, उसका बाप क्या कह रहा था, कुछ सुन ली तुमने?
राशिद भाई, जी बीबी जी, सौलिया किधर है? अपने कमरे में। बीबी जी, एक बात कहनी थी आपसे। हाँ बोलो। सौलिया बीबी बहुत दुखी हैं, बहुत रो रही थी। किस बात पर? बीबी जी, आपको तो पता है अच्छे से। जुबैर से सॉरी करने वाली बात पर? जी बीबी जी, आपको तो पता है उनका मिजाज ही नहीं किसी से सॉरी करने वाला। उन्होंने तो आज तक शुएब साहब से सॉरी नहीं किया। क्योंकि शुएब से सॉरी करने का मतलब कुछ और निकलता है, इसलिए नहीं की। शुएब को ये ना लगे कि उसने कोई गुनाह किया है जिसकी माफ़ी मांग रही है वो। लेकिन जुबैर से माफ़ी मांगने का फ़ायदा उसी को होगा। अभी वो ये बात समझ नहीं रही है। क्या फ़ायदा होगा? तुम देखना, जुबैर हम दोनों की सुलह करवा देंगे। लेकिन वो तो वैसे भी करवाई जा सकती है। आखिर जुबैर साहब बड़े हैं सबके। हर इंसान की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, और सौलिया ने कई बार इंसल्ट किया जुबैर की। वो बहुत खफा थे उससे। एक बार उनका दिल साफ हो गया ना, तो तुम देखना वो सब कुछ नॉर्मल कर देंगे। शुएब को भी मना लेंगे, और फिर देखना फुरकान भी पकड़ में आ जाएगा। वो शुएब से सब कुछ कह देगा जो उसने किया है। तो क्या फुरकान साहब ने जुबैर साहब के कहने पर किया था ये सब? राशिद भाई, वैसे आप भी ना इधर उधर की बातें सुनकर जुबैर पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अच्छा, आप जाकर अपना काम करें। कैसी रही डैड से मीटिंग? अच्छी रही, और वैसे भी तुम्हारे डैड से हमेशा मिलके मुझे बहुत अच्छा लगता है। लगना भी चाहिए, क्योंकि हम दोनों की फैमिली अब एक ही है। और तुम्हारे डैड ना बहुत अच्छे हैं, बहुत फिक्रमंद रहते हैं हमारे फ्यूचर को लेकर। कुछ कहा डैड ने? हाँ, उन्होंने कुछ चीज़ें प्लान की हुई हैं हमारे लिए। वो चाहते हैं सब कुछ वैसे ही हो जाए। और क्या प्लानिंग की हुई है? वो चाह रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट्स मैंने जुबैर भाई के साथ की हुई हैं वो मैं अंकल के साथ करूं, उस पर वो सपोर्ट करेंगे। मतलब डैड के साथ? ये कैसे हो सकता है? डैड का बिजनेस तो ऑलरेडी इतना बड़ा है, और वो उसमें कैसे शेयर्स की बात कर रहे हैं? अरे नहीं नहीं, वो एक्चुअली चाह रहे हैं कि हमें अलग से कोई बिजनेस ऐड करवा दें। अच्छा, अलग से तो हाँ, ये कर सकते हैं। लेकिन अभी इतनी क्या जल्दी है? अभी तो आपका ऑलरेडी जुबैर भाई के साथ काम चल रहा है। अरे हाँ, मैंने थोड़ी उनसे कहा है, और ना मुझे इस बात की कोई कमी महसूस होती है कि मेरा कोई अलग से कोई बिजनेस होना चाहिए। तो फिर आपने क्या कहा डैड से कि अभी इसकी जरूरत नहीं है ना? नहीं, मैंने सोचा कि कहीं मैं डायरेक्ट मना करूंगा तो उन्हें बुरा ना लग जाए, पहले तुमसे डिस्कस कर लेता हूँ। और इनफैक्ट तुम्हारे डैड भी यही कह रहे थे कि मैं पहले तुमसे मशवरा कर लूँ। मैं तो यही कहूँगी कि अभी जैसा चल रहा है ना, उसे चलने दे, और जब हमें ज़रूरत महसूस होगी तो हम डैड से हेल्प ले लेंगे। वैसे मैं ना एक बात सोच रहा था, प्लीज़ डोंट टेक मी रॉन्ग, वैसे ही कि अगर अंकल चाह रहे हैं हमारी हेल्प करना तो इसमें हर्ज क्या है भाई। बाकी जो मैंने जुबैर भाई के साथ इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं वो एज इट इज चलती रहेंगी, उसमें से भी तो फ़ायदा ही हो रहा है ना। हाँ, लेकिन अभी कोई इमरजेंसी तो नहीं है ना, तो शादी के बाद देख लेंगे। जैसा तुम्हें मुनासिब लगे, मैं तो बस वैसे ही कह रहा था। मैं समझ रही हूँ कि तुमने सिर्फ और सिर्फ अपना एक ओपिनियन डिस्कस किया मुझसे। हाँ, ऐसा ही है। चलो हम फिर बाद में बात करते हैं। ओके, ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़। जुबैर, एक बात बताओ, फर्ज करो अगर मुझे कुछ हो गया तो? बिल्किस, मैं ऐसी बातें फर्ज भी नहीं करना चाहता। तुम्हारे इस जवाब से मुझे एक फैसला लेना है जुबैर। तुम कोई भी फैसला ले लो। जुबैर, मैं सोचती हूँ अगर मुझे कुछ हो गया तो ये सब कुछ, घर, बिजनेस, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, इन सब का क्या होगा? मैंने वैसे ये सब कुछ पहले नहीं सोचा था, बट सब कुछ इतना अचानक हो गया, टाइम ही नहीं मिल पा रहा, और पता नहीं मिल भी पाएगा या नहीं। अरे मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना, ये सिर्फ तुम्हारी ओवर थिंकिंग का नतीजा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा।
लेकिन मुझे लगता है मेरे पास वक्त कम रहेगा, और अगर नहीं भी रहा तो मुझे कुछ प्लानिंग करनी है। क्या प्लानिंग करना चाह रही हो तुम? जुबैर, तुम मेरे मरने के बाद ज़ारा के साथ रहोगे? पता नहीं, मैंने अभी तक ये सोचा नहीं है कि मैं ज़ारा को रखूँगा या नहीं। फिर भी आखिर कुछ तो होगा तुम्हारे माइंड में। मैंने कहा ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है अभी। मैं एक विल तैयार करवाऊंगी जिसमें मेरे मरने के बाद सब कुछ तुम्हारा होगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त होगी, इसलिए पूछ रही हूँ ये सब।